एक बार खुल गया था मेरा आउटपुट, हाँ, तो उसके बाद फिर मैं नीचे जा रही हूँ तो वो खुल ही नहीं रहा है दूसरी बार। मतलब नहीं समझा मैं, एक बार खुल मैं, गया उसके बाद नहीं खुल रहा? मैं स्क्रीन शेयर कर दूँ? हाँ करो। भैया हाँ। एक बार प्रॉप्स बता देना। बताता हूँ। किया नहीं तुमने स्क्रीन शेयर? भैया एक मिनट बस। भैया अभी नहीं हो रहा है, बाद में ट्राई करती हूँ। ठीक है, तो एक बार हम लोग प्रॉप्स देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग अपने आगे वाली क्लासेस से पहुंचते हैं। तो एनपीएम स्टार्ट करते हैं फिलहाल। और ये हमारा पेज आ गया। ठीक है। प्रॉप्स का काम एक्चुअल क्या होता है कि पेरेंट से डेटा लेके। अच्छा, अभी दिख रही है? प्रॉप्स का काम क्या होता है एक्चुअल कि पेरेंट्स से डेटा लेके चाइल्ड में भेजना। तो सिंपल सा यही देख लेते हैं एक बार कि यहाँ पे हमारे पास कार्ड्स था। ठीक है, तो कार्ड में हमने ऑलरेडी चीज़ें बना दी। ठीक है, अब मुझे कार्ड में डेटा कहाँ से भेजना है? हीरो की मदद से भेजना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो इसका मेन फंक्शन होता है ना, उसके अंदर हम वो पैरामीटर कॉल करते हैं जो कि हम यहाँ पे पास करते हैं। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं कि मान लो मैंने एक फ़ाइल बनाई abc.jsx करके। ठीक है, और एक और फाइल बना दी xyz.jsx करके। ठीक है, ये दो फाइलें हो गई, abc और xyz। अब हमें चाहिए कि abc क्या मानता हूँ मैं, इसको मानता हूँ पेरेंट। चलो इसका नाम ही हटाते हैं, हम लोग पेरेंट और चाइल्ड ही नाम देते हैं। मैंने एक बना दिया चाइल्ड डॉट जे एस एक्स, और उसके बाद एक और बना देता हूँ पेरेंट डॉट जे एस एक्स। ठीक है,
अब जैसे चाइल्ड में क्या है, हमने बोला ना कि पेरेंट्स से डेटा जाएगा चाइल्ड में, तो हमने पहले क्या किया, चाइल्ड को थोड़ा सा डिज़ाइन कर देते हैं। मान लेते हैं मैंने यहाँ पे डाल दिया, पहले तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको एज ना चाइल्ड दे दिया, सॉरी चाइल्ड, ठीक है। और मैं चाहता हूँ यहाँ पे कोई डेटा आएगा जो कि इसमें से निकल के आएगा, ठीक है। तो इसको एज इट इज़ रहने देते हैं। और यहाँ पे हमने अपने पेरेंट में क्या किया, कहाँ है पेरेंट, ये रहा पेरेंट, ठीक है। यहाँ पे भी हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर लेते हैं फिलहाल तो, और यहाँ पे नाम दे देते हैं पेरेंट, ठीक है। अब मैं इसकी जगह पे क्या कर रहा हूँ, मैं इसकी जगह पे कॉल कर देता हूँ चाइल्ड को। ऐसा कर ही सकते हैं हम लोग, है ना। हाँ। तो हमने यहाँ पे चाइल्ड कॉल कर दिया। और पेरेंट को भी मैं क्या करता हूँ, हीरो में दिखा देता हूँ फिलहाल के लिए, क्योंकि पेरेंट अभी हमें कहीं पे दिखेगा नहीं है एक्चुअल। ये देखो हमें पेरेंट कहीं पे भी नहीं दिख रहा, तो इसलिए मैं इसको क्या करता हूँ, हीरो में डायरेक्टली विजिबल करा देता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, काउंटर के या इंक्रीमेंट बटन के जस्ट नीचे मैं क्या करता हूँ, पेरेंट को ही प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। भैया हमने चाइल्ड को कहाँ प्रिंट किया है? चाइल्ड को पेरेंट के अंदर कर रखा है, अच्छा हाँ। ठीक है। ठीक है भैया। तो यहाँ पे हमारे पास एक चाइल्ड आ गया, हाँ। क्योंकि अगर मैं ऐसे पूरा फ्लो देखूं तो सबसे पहले बना एक चाइल्ड जिसके अंदर लिखा हुआ है चाइल्ड, ठीक है। इस हाँ। चाइल्ड को मैंने इंपोर्ट कहाँ पे करा, पेरेंट के अंदर कर दिया, ठीक है। यहाँ पे चाइल्ड इंपोर्ट हो रखा है। और अब हाँ। पेरेंट को भी कहीं ना कहीं दिखाना ही था, क्योंकि डायरेक्टली पेरेंट तो हम लोग ऐसे दिखा नहीं सकते ना, क्योंकि वो तो बना के छोड़ दिया हमने। तो हमने उसको दिखा दिया हीरो के अंदर अभी के लिए, ऐसे हम हीरो के अंदर दिखा के चल रहे हैं, ये रहा पेरेंट, ठीक है। अब हम चाहते हैं ना कि पेरेंट के मदद से चाइल्ड में डेटा जाए। अब यहाँ पे इसका कोई रोल नहीं है बच्चे, अभी हम इन्हीं दो के बीच में देख रहे हैं, पेरेंट और चाइल्ड के बीच में, ठीक है। तो पहले तो ये सारी फाइलें बंद करता हूँ मैं, दो ही फाइल रखते हैं, एक पेरेंट का और एक चाइल्ड का, ये दो फाइल है, ठीक है। हमें चाहिए कि पेरेंट में मैं कोई डेटा दूं और वो चाइल्ड के पास चले जाए, सिंपल सी हाँ। बात है। तो हमने क्या करा, यहाँ पे जो चाइल्ड वाला फंक्शन कॉल किया है या एलिमेंट हमने इंपोर्ट कर रखा है, उसको मैंने यहाँ पे दे दिया नेम, ऐसे कुछ भी दे दिया नेम, और मैंने नेम डाल दिया जॉन डे, ठीक है। ऐसे मैंने एक नेम पास कर दिया। अब अगर मैं अपने इधर जाके देखूंगा तो यहाँ पे एक्चुअल कोई नाम नहीं दिखाएगा। तो हमें चेक कैसे कर सकते हैं कि भाई ये प्रॉप्स काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो देखो यहाँ पे हमने नेम पास कर दिया, तो हमने दो चीज़ें देखी थी कि या तो मैं यहाँ पे लिख दूँ डायरेक्टली प्रॉप्स, और अब मैं इसको अगर कंसोल लॉग कराता हूँ जिसमें मैंने डाल दिया प्रॉप्स, और यहाँ पे जाते हैं हम लोग अपने इसमें, और एक सेकंड एल एक्स्ट्रा कहाँ पे आ गया, चलो। तो यहाँ पे मुझे एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है, उसके अंदर नेम और जॉन डो मिल रहा है, ठीक है। पर हमें क्या चाहिए कि हमें डायरेक्टली नेम ट्रिगर करें हम लोग, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे डेटा होंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, ऐसे ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट चले जाएंगे। तो उसके लिए हमने सीखा था कि डी स्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं हम लोग कर्ली ब्रेसेस लगा के। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे डी स्ट्रक्चरिंग कर रहा हूँ तो अनडिफाइंड आ रहा है, क्योंकि डी स्ट्रक्चरिंग जब हम लोग करते हैं तो हम उस टाइम पे प्रॉप्स नहीं लिखते, उस टाइम पे हम लोग लिखते हैं जो एक्चुअल एट्रीब्यूट का नेम होता है, मतलब जो भी इसका नाम होगा वो नाम हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पे प्रॉप्स की जगह लिख दिया नेम, और यहाँ पे नेम को ही लॉक करा के देख लेता हूँ। तो डायरेक्टली अब मेरे पास क्या आएगा, जॉन डो आएगा, ना कि ऐसा एक ऑब्जेक्ट बना के रिटर्न करे वो। क्लियर है ये बात। तो दो केस थे कि अगर हम लोग डायरेक्टली, सिंपल सिंपल सा समझो कि अगर मान लो पेरेंट में बंदे ने ये चीज़ लिखा एट्रीब्यूट, और उस एट्रीब्यूट में कोई वैल्यू डाल दी, तो अगर मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कुछ भी लिखता हूँ, क्योंकि वो तो उसका तो काम ही है प्रॉप्स का गेट करना, कि भाई जितना भी एक चाइल्ड के एलिमेंट में लिखा होगा सबका सब लाके इस फंक्शन में पटक देगा। पर हमें चाहिए था कि भाई नहीं, सारी एट्रीब्यूट नहीं चाहिए, मतलब एट्रीब्यूट पूरा का पूरा नहीं चाहिए जो कि ये यहाँ पे लाके दे रहा था। ऐसे देखो,
जो कि यहाँ पे वो लाके दे रहा था, ये पूरा का पूरा लाके दे रहा था अगर मैं इसको डिस्ट्रक्चरिंग नहीं कर रहा था तो। पर मुझे चाहिए था कि भाई बस वैल्यू मिले मुझे, ये सारी चीज़ें ना मिले कि भाई ये नेम है या ये आईडी है या ये क्लास है, बस मुझे इसके अंदर की वैल्यू दो। तो उसके लिए मैंने करा डीस्ट्रक्चरिंग। और डीस्ट्रक्चरिंग में एक केस बन जाता है कि भाई अगर आप डीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हो तो आप वही नाम लिखो जो एक्चुअल एट्रीब्यूट का नाम है। तो एट्रीब्यूट का नाम था मेरा नेम, तो मैंने यहाँ पे नेम पास करा और नेम को लॉक करा, तो मेरे सामने सिंपल आ गया जॉन डू। अब इसको प्रिंट कराना है तो कोई बड़ी बात है नहीं, यहाँ पे हम लोगों ने डायरेक्टली लिख दिया नेम। और मैं अब अगर चेक करूँगा तो यहाँ पे मेरे सामने आ जाएगा जॉन डू। और अगर मैं यहाँ पे पेरेंट में ही नेम चेंज करूँगा तो नेम चेंज कर देगा हर जगह पे। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया मोहित, मोहित, तो यहाँ पे एक्चुअल वो अपडेट करके मोहित ले आएगा। क्लियर है अब? भैया अगर हम सीधा चाइल्ड लिखते हैं तो फिर अगर वो जॉन या फिर मोहित जो भी हम नाम डालते हैं वो आएगा? क्या मतलब? जैसे हम वहाँ पे पेरेंट में आपने नेम डाल रखा है शायद। हाँ हाँ, तो यहाँ पे अगर हम चाइल्ड डालें मतलब वो एट्रीब्यूट डालें हाँ। तो क्या वो नेम हमारा प्रेजेंट होगा वहाँ पे? नहीं, अच्छा। क्योंकि यहाँ पे वही डालना है जो हमने यहाँ पे पास कर रखा है, उसके अलावा हम कुछ नहीं डाल सकते। अच्छा ठीक है। ठीक है, हम्म। क्लियर है ये बात? जिसका डाउट था उसे क्लियर है? हाँ भैया। ठीक है। अब इसी को हम लोग इसी वे में लेके चलते हैं। पहले तो हम लोग सिंपल सा इस फाइल को ऐसे ही बना के छोड़ता हूँ, क्योंकि अभी हमें प्रॉप्स से बहुत काम है, क्योंकि प्रॉप्स बहुत ज़्यादा काम को आसान करता है। आसान इन द वे ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही वो है कि हम प्रॉप्स पे पूरा डिपेंड हो जाते हैं। प्रॉप्स का काम बस इतना होता है कि अगर हमारे पास कोई ऐसे डिज़ाइनदार कंपोनेंट है जिसको हमें पता है कि उसमें डेटा बार बार अलग अलग आता रहेगा पर डिज़ाइन वही रहेगा, तो उस टाइम पे हम प्रॉप्स का यूज़ करते हैं। उस टाइम पे इसलिए ही करते हैं क्योंकि एक क्या करते हैं हम लोग, एक कंपोनेंट बना देते हैं जिसमें हम लोग पूरी अपनी डिज़ाइन रखते हैं। उसके बाद पेरेंट कंपोनेंट में बस उसको कॉल कर देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक चाइल्ड नाम का कंपोनेंट बना दिया जिसके अंदर हम लोग अपना भर भर के डिज़ाइन रख सकते हैं, और पेरेंट कंपोनेंट से जो जो उसके अंदर दिखाना होता है वो हम लोग दिखा सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ये बात? इसलिए हम लोग प्रॉप्स का मोस्टली यूज़ करते हैं क्योंकि वो ईजी टू यूज़ रहता है। ज़्यादा खिचड़ी नहीं बनती, मेन एलिमेंट के अंदर सारी की सारी चीज़ें चाइल्ड एलिमेंट के अंदर पड़ी रहती है। ठीक है, समझ आया? हाँ भैया। तो अब देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग, ये तो हमारी बात हो गई प्रॉप्स की जो कि प्रीवियस क्लास का था। अब हम देखते हैं यूज़ इफेक्ट, सबको आ ही गया होगा जहाँ तक मुझे पता लग रहा है कि आ जाना चाहिए। यूज़ इफेक्ट का काम क्या था कि जो हमारा पेज फंक्शन चलाता था उसको रेंडर नहीं कर पाता था रिएक्ट, मतलब रिएक्ट नॉर्मल फंक्शन नहीं पढ़ पाता था, इसलिए उसने हुक्स बनाए थे। तो यूज स्टेट हमारा पहला हुक था जो कि काम क्या कर रहा था, पहला एक इनिशियल वैल्यू थी, मतलब आपका एक सिंपल सा वेरिएबल था। दूसरा एक हमारे पास अपडेटेड फंक्शन था, मतलब जो फंक्शन अपडेट करता रहेगा उस स्टेट की वैल्यू को। ठीक है, ये दो केस हमारे सामने आ रहे हैं। फिर उसके बाद इसके अंदर देते थे हम लोग इनिशियल वैल्यू कि भाई जो आपने ये वाला वेरिएबल डिक्लेयर किया था इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, ये बात थी। ठीक है, मतलब अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ तो उसकी वैल्यू ना कहीं तो असाइन करनी पड़ेगी, तो उसलिए यूज स्टेट के अंदर हम उसकी वैल्यू असाइन करते थे। और इसका काम होता था कि भाई जो भी आने वाली वैल्यू होगी वो अपडेट होती जाए। ठीक है, इतना क्लियर था सबको? अच्छा, अब अगर रेंडर जैसी चीज़ है तो इसका मतलब रिएक्ट हर चीज़ पे कुछ ना कुछ रिएक्ट करेगा ही। अगर रेंडर वो कर रहा है तो हर चीज़ पे ही रेंडर करना स्टार्ट करेगा, हर बात पे रेंडर करेगा। तो हाँ, रिएक्ट यही काम करता है कि अगर आप पेज में कोई भी चेंजेस कर रहे हो तो वो रेंडर करेगा ही करेगा उसको। अभी जैसे देखो, पूरा का पूरा पेज लोड होता है, बस हमें दिखता नहीं है वो, क्योंकि रिएक्ट का काम ही होता है सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने का।
इसलिए हमें इतनी बड़ी चीज़ें नहीं दिखती। मान लो अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ, यहाँ पे सिंपल जाते हैं हम लोग इस वाले सेक्शन में, नेटवर्क वाले सेक्शन में, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे ये कुछ फाइलें लोड हो रही थी हमारी, अप्रोक्स 10-12 फाइलें हैं, मान लेते हैं हम लोग, 14 फाइलें हैं, ठीक है। तो अब मैं जैसे ही यहाँ पे इंक्रीमेंट की जगह मैं कुछ लिख देता हूँ, जैसे मैंने डॉट डॉट लगा दिए 2। अब अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास वो 2 बार रिक्वेस्ट मारा उसने, मतलब हमारा पेज क्या हुआ, रेंडर हुआ। तुम यहाँ पे गौर करो, तुम्हें दिखेगा एक्चुअल, यहाँ पे दिख रहा है 16 रिक्वेस्ट, ठीक है। तो ये क्या करेगा, हर बार पेज को रेंडर मारेगा। अब जैसे मैंने दोबारा डॉट हटा दिए तो पेज को फिर रेंडर मारेगा, 2 रिक्वेस्ट और मारे इसने, फिर से कोई चेंजेस हुए, मान लेते हैं स्लैश लगा दिया हमने, तो 20 रिक्वेस्ट हुई। तो अभी क्या हो रहा है कि हर जगह ही रिक्वेस्ट हो रही है। इसका मतलब अगर मेरा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी चल रहा होगा तो वो पूरा का पूरा पेज माउंट करेगा, है ना। माउंट क्या होता है बेसिकली, जब पहली बार हमारा पेज खुलता है ना, तो वो जो कोड लोड होता है उसको माउंटिंग कहते हैं। मतलब फर्स्ट टाइम पेज लोड होने पे जो जो काम हो रहे होते हैं वो माउंटिंग होती है आपकी, ठीक है। जैसे आपने कोई वेबसाइट खोली और उसका इंडेक्स पेज आया आपके सामने, तो उस टाइम पे, उस पर्टिकुलर टाइम पे जो जो आपको चीज़ें दिखी, जैसे अभी मेरा इंडेक्स पेज, जैसे ही मैं रिफ्रेश करता हूँ इसको एक बार, तो अब जो मेरे सामने आया जैसे 0 होम होम लॉग इन और ये पूरा फुटर, तो ये क्या हो रहा है, माउंट हो रहा है। मतलब पहली बार में जो चीज़ें दिख गई वो माउंट हो गई। उसके बाद होता है ना कि 10 सेकंड बाद कभी कभार पॉपअप आ जाते हैं साइन अप के, ये सारी चीज़ें आती है। तो ये बात की बात होती है। तो जो पहली बार पेज लोड होते टाइम जो काम हो रहे होते हैं वो माउंटिंग कहलाते हैं, सिंपल सी बात है, हाँ भैया। ठीक है। तो अब ये माउंटिंग वाली चीज़ तो हमें समझ आ गई, पर इसका यूज़ कहाँ होगा। तो अब एक चीज़ देखो, अभी हम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हैं, हम लोग इसका नंबर बढ़ा रहे हैं, है ना, जो कि बढ़ भी रहा है हमारा, सही बात है, बढ़िया तरीके से। पर अब मान लो मैंने यहाँ पे क्या करा, लगाया कंसोल, कंसोल डॉट लॉग, और इसमें मैंने लिख दिया माउंट करके लिख देता हूँ, ठीक है, मतलब कुछ भी लिख दिया। तो पहली बार में माउंट आ गया यहाँ पे। अब मैंने इंक्रीमेंट दबाया, देखो दोबारा माउंट आया, इंक्रीमेंट दबाया, भले चेंजेस वो इन्हीं दोनों पे कर रहा है, पर मेरा पूरा का पूरा पेज क्या हो रहा है, रेंडर हो रहा है बार बार। आप समझे बात को। ये देखो जितनी बार इंक्रीमेंट, मतलब जो भी चेंजेस अब तुम्हारे पेजेस पे होंगी ना, जो भी चेंजेस इन द सेंस कि अगर तुम इस पे क्लिक कर रहे हो, यहाँ पे कहीं पे क्लिक कर रहे हो, मतलब कहीं कहीं जहाँ जहाँ पे तुमने एक्शन लगा रखा है, डेट मीन्स वहाँ पे पेज क्या होगा, लोड मारेगा। समझे बात को, मतलब रेंडर मारेगा, ठीक है। क्लियर है ये बात। तो हमें एक चीज़ तो पता चल गई कि रिएक्ट में क्या हो रहा है, बार बार चीज़ें माउंट करते जा रहा है वो, मतलब रेंडर करते ही जा रहा है। इसी चीज़ से बचने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं यूज़ इफ़ेक्ट। तो नॉर्मल सा लॉजिक है, नॉर्मल सा समझो। इफ़ेक्ट का मतलब होता है कि कोई, क्या बोल सकते हैं हम लोग, जैसे ट्रांजिशन हो गया, ये सभी पढ़ा है हमने आज तक इफ़ेक्ट के नाम पे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जो यूज़ इफ़ेक्ट लगाते हैं, इसका मतलब होता है कि हमारे पास जो भी एक पर्टिकुलर पेज है, उस पे कोई भी साइड इफ़ेक्ट हो तो वो यूज़ इफ़ेक्ट उसको हैंडल करेगा, ठीक है। मतलब साइड इफ़ेक्ट के टाइम पे यूज़ इफ़ेक्ट चलेगा। जैसे यूज़ स्टेट तब चल रहा है ना जब तुम्हारी अपडेटेबल वैल्यू चला रहे हो तुम लोग, तब वो चल रहा है। तो यूज़ इफ़ेक्ट तब चलता है जब वेबसाइट पे कोई भी इफ़ेक्ट हो रहा है, मतलब कोई क्लिकिंग हो रही है या कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हो, कोई फॉर्म सबमिट कर रहे हो, तब यूज़ इफ़ेक्ट अपने आप को चलाता है। क्लियर रहेगी ये बात। हाँ भैया। ठीक है। तो हम लोग एक बार देखते हैं कि यूज़ इफ़ेक्ट चलता कैसे है। देखो यूज़ स्टेट का सिंपल फंडा था, एक बार इफ़ेक्ट का देखते हैं। मैं क्या करता हूँ, देखो जहाँ से यूज़ स्टेट निकल के आता है ना, वहीं से यूज़ इफ़ेक्ट भी निकल के आता है। मतलब यहाँ पे अगर तुम कॉमा लगा के यूज़, सॉरी, इफ़ेक्ट लिख दोगे तो भी वो इंपोर्ट हो जाएगा। अदरवाइज तुम वैसे इंपोर्ट करना चाहो तो भी इंपोर्ट कर सकते हो। तो हम लोग वैसे कर लेते हैं, या तो ऐसे कर लेना तुम लोग। तो मैंने यहाँ पे लिखा सिंपल यूज़ इफ़ेक्ट, ठीक है।
देखो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे यूज इफेक्ट इंपोर्ट हो गया, तो बात वही पड़ती है, यूज इफेक्ट सिंपल ऐसे इंपोर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे लगा देते हैं ब्रैकेट। अब यूज इफेक्ट के अंदर आती है दो चीज़ें। पहला जो होता है हमारा, वो होता है कॉल बैक फंक्शन। सिंपल सी बात है, एक कॉल बैक फंक्शन होगा। जो दूसरा होता है वो होता है डिपेंडेंसी एरे। अब डिपेंडेंसी मतलब देखो जाहिर सी बात है, अगर पेज पे साइड इफेक्ट हो रहा है तो किसी ना किसी के वजह से तो होगा। तुम्हें पता होगा कि किसके वजह से पेज पे साइड इफेक्ट होगा। अब फॉर एग्जांपल मैंने बोला पेज पे साइड इफेक्ट हो रहा है, तो कैसे हो रहा है भाई? सबसे बड़ी बात यह है, जैसे अभी पेज लोड करा, माउंट तो अपना पहले लोड पे 2 बार प्रिंट हो गया। अब ऐसे क्लिक करने पे तो कोई पेज पे साइड इफेक्ट होगा नहीं। मैं बटन पे क्लिक करूंगा तभी तो कुछ ना कुछ फंक्शन वगैरह रन कर रहा है, तभी ये वन और वन बनेंगे, है ना? हाँ। तो अब जैसे ही मैंने क्लिक करा, पेज पे क्या हुआ, एक साइड इफेक्ट आया, मतलब कि एक जो यूज स्टेट का फंक्शन था वो चला, और उसके वजह से यहाँ पे वन और वन बन गया। इसका मतलब पेज ने क्या किया, अपने आप को री रेंडर किया। ठीक है, क्लियर है? हाँ भैया। तो अब इसी री रेंडर से बचने के लिए हमने, देखो अब मैंने तुम्हारे सामने एक कंसोल डॉट लॉग ऊपर लिख रखा है माउंट, और एक मैं नीचे लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिख दिया, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूज इफेक्ट के अंदर वाला। तो देखो अभी कुछ ऐसा तुम्हें इम्पैक्ट दिखेगा नहीं, सेम टू सेम ही आ रही होंगी चीज़ें। ये देखो, माउंट माउंट और माउंट इफेक्ट ऐसे करके आ रहा है। मैंने इस पर क्लिक करा, माउंट इफेक्ट एक बार रन हुआ, फिर क्लिक करा, माउंट इफेक्ट एक बार रन हुआ। तो ये दो वाली तो प्रॉब्लम खत्म हो गई। इसका लॉजिक मैंने तुम्हें बता ही रखा है पहले भी। ठीक है, अब देखो अभी भी माउंट इफेक्ट मेरा बार बार री रेंडर हो रहा है। तो मैं इसको बताऊंगा कि भाई एक डिपेंडेंसी होगी मेरे पास। डिपेंडेंसी इन द सेंस कि यूज इफेक्ट किसी ना किसी के ऊपर डिपेंड होगा, कि हाँ भाई यहाँ पे अगर कोई बंदा क्लिक करे या कोई इफेक्ट इस जगह के वजह से होगी, तो मैं कोई चेंजेस नहीं करूंगा, पेज को री रेंडर नहीं करूंगा, जो फंक्शन होगा वो ऑटोमेटिकली चल जाएगा। समझे बात को? हाँ। तो मैंने ये बोला कि अच्छा एक बात बताओ कि हमारे पास चेंज तो अपडेट करने वाला फंक्शन ये है, ठीक है, और अपडेट क्या हो रहा है, आईएनसी हो रहा है ना अपडेट। ठीक है, तो मैं बोल दूंगा कि अगर आईएनसी में कोई भी अपडेट हो, मतलब आईएनसी में कोई भी अपडेट हो, तो वो क्या करेगा, माउंट इफेक्ट प्रिंट करेगा। तो एक बार देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे क्लिक करा, माउंट इफेक्ट माउंट इफेक्ट माउंट इफेक्ट। ठीक है, अब मैं तुम्हारे सामने एक और बटन बना देता हूँ फिलहाल के लिए। एक और ये वाला बटन बना देते हैं जिसमें मैं ऑन क्लिक काउंट ना रख के मैं काउंटर कर देता हूँ इसको, और यहाँ पे एक फंक्शन बना देता हूँ काउंटर करके, काउंटर। ठीक है, ठीक है, और मैं इसको ना बढ़ते क्रम की जगह घटते क्रम में कर देता हूँ। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दो बटन हो जाएंगे, डिक्रीमेंट। ठीक है, ठीक है बच्चों, इतने में कोई दिक्कत? अब एक बार देख लेते हैं हमारे पास काम क्या हो रहा है। मैंने इंक्रीमेंट दबाया, माउंट इफेक्ट आया, डिक्रीमेंट दबाया तो भी माउंट इफेक्ट आया। ठीक है, अब हमें चाहिए कि भाई डिपेंडेंट वो किस पे रहे, बस काउंट वाले पे रहे। ठीक है, तो इसको एक बार थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं। यहाँ पे मैंने डिपेंडेंसी डाल दी काउंट की। ठीक है, सुन रहे हो बच्चों? हाँ भैया। हाँ, अब मैंने काउंट की जब डिपेंडेंसी डाली तो पहली बात तो ये येलो येलो आ गया, बेसिकली वो वार्निंग देना चाह रहा है मुझे। ठीक है, फिर भी हम लोग अभी उसको भी बात करेंगे। तो अब इंक्रीमेंट कर रहा हूँ तो माउंट इफेक्ट आ रहा है, डिक्रीमेंट कर रहा हूँ तो माउंट इफेक्ट आ रहा है। सॉल्यूशन में दिखाता हूँ। देखो, जो हमारे पास ये वाला काउंट वाला फंक्शन है, इसको सिंपल अपने यूज इफेक्ट के अंदर डालना। सिंपल मतलब अब हम लोग इफेक्ट की मदद से जो काम करेंगे वो करेंगे। ठीक है, नहीं समझ आ रहा होगा बच्चों? चलो हम लोग एक बार एक्सेल शीट खोलते हैं। एक्सेल ड्रॉ। हाँ, चलो मान लेते हैं हमारा वेब पेज है।
ठीक है, ये समझ आया, ये हमारा क्या है, वेब पेज है। ठीक है, हाँ भैया। तो अब यहाँ पे क्या होता है, मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे कुछ काम हो रहा है, और काम हो रहा है इस बटन को क्लिक करने की वजह से। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्लिक करने की वजह से। अरे ठीक है, अब रिएक्ट क्या समझता है कि अगर कोई बंदा इस बटन पे क्लिक करेगा तो वो पूरे के पूरे पेज को री रेंडर करेगा। ठीक है, मतलब इस बटन पे अगर कल को कोई भी एक्शन होता है, क्या होता है, एक्शन होता है, अब जाहिर सी बात है अगर एक्शन होगा तो उसका रिएक्शन भी आएगा। ठीक है, रिएक्शन इन द सेंस साइड इफेक्ट उसके कुछ ना कुछ तो होंगे ना, इफेक्ट कुछ ना कुछ कर रहा होगा क्लिक करने पे। अभी तो हमने नंबर के बटन बढ़ा, सॉरी, काउंट नंबर बढ़ाए थे, इंक्रीमेंट किया था। तो अब जब बार बार री रेंडर करेगा तो मेरा पेज क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। कि अगर मैंने 100 बार क्लिक कर दिया तो इसका मतलब मेरे जो पेज ने लोड किया है अपने आप को, सिंपल सा लोड समझो तुम, रेंडर वगैरह मत समझो, जो लोड किया है वो 100 बार अपने आप को लोड करेगा। ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं कि भाई इस पे क्लिक तो हो और एक्शन भी हो, पर वो क्या करे, पेज को बार बार लोड ना कर दे, पेज को बार बार लोड ना कर दे, वो बस क्या करे, अगर एक बार क्लिक हो रहा है तो ये नंबर को बढ़ा दे, दूसरी बार क्लिक हुआ तो ये नंबर को बढ़ा दे, बस ये वाले कंपोनेंट पे असर ना पड़े, मतलब हमारे पेजेस पे असर ना पड़े। तो इसलिए हम लोग लेके आए थे, हम लोग नहीं मतलब रिएक्ट लेके आया था, यूज इफेक्ट हुक, यूज इफेक्ट हुक। अब इससे फायदा क्या होता, इससे फायदा ये होता कि अगर इसके वजह से कोई चेंजेस हो रहे हैं तो बस वो इन्हीं दोनों पे काम करेगा। इसके अलावा मान लेते हैं हमारी वेबसाइट पे ये भी डब्बा है, ये भी डब्बा है, ये भी डब्बा है, इन सब पे वो काम नहीं करेगा, सिर्फ इसको और इस पे ही काम करना स्टार्ट करेगा, जिसकी वजह से हमारा वेब पे स्लो नहीं होता है। बात आई समझ में अभी? हाँ भैया। चलो, अब थोड़ा सा और ध्यान से देखते हैं, ध्यान से इन द सेंस और लॉजिकली देखते हैं एक बार। ठीक है, कि कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो मैं तुम्हारे सामने ना कुछ अलग सा बनाता हूँ, अलग सा मतलब यूज इफेक्ट का पहले यूज करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं हटा रहा हूँ। मैं नॉर्मल सा एक तुम्हारे सामने 3 बटन बनाता हूँ और उसी को हम लोग रेंडर वगैरह करेंगे। इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसको भी ऐसे ही रहने देते हैं, और इसको भी हटा देते हैं डिक्रीमेंट के बटन को। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या करा, एक दो तीन, 3 बटन ले लिए जो कि मेरे यहाँ पे एक अलग फंक्शन चलाते हैं। ठीक है, और वो फंक्शन क्या होगा, अब हम लोग ना एक अलग से फंक्शन नहीं बना रहे बच्चों, जैसे ये बनाया था ना मैंने तुम्हारे सामने अलग से फंक्शन, हाँ। ये नहीं बनाऊंगा मैं यूज इफेक्ट की मदद से ही चीज़ें अपडेट करना स्टार्ट करता हूँ। तो मैंने क्या करा, एक कॉन्स्ट ले लिया, हमें पता है कैसे यूज इफेक्ट लगाते हैं, हमने एक कॉन्स्ट ले लिया और मैंने बोला मेरा क्या रहेगा, एक क्या बोल सकते हैं हम लोग, रिसोर्स रहेगा कुछ। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा, सेट रिसोर्स, जो कि हमें पता ही है कि अगर पहला हम जो लिख रहे हैं अगला वाला सेट के साथ लिखेंगे, तो दूसरा मैंने लिख दिया सेट रिसोर्स। ठीक है, और इसको मैंने किसके अंदर रख दिया, यूज स्टेट के अंदर। ठीक है, अब इसकी पहली ना इसकी बात की आपने, अगर ये वेरिएबल डिक्लेयर करा है इसका तो इसका वैल्यू देना पड़ेगा, तो इसका वैल्यू मैं इसके अंदर दे देता हूँ। मैंने इसके अंदर फिलहाल के लिए दे दिया शायद। इतनी बात समझ आई, यूज स्टेट तो तुम्हें आता ही है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हमें चाहिए कि भाई देखो यूज स्टेट का मतलब, अगर रिसोर्स की मैं तुम लोगों से पूछूं कि रिसोर्स की एक्चुअल वैल्यू क्या है, तो तुम लोग बोलोगे रिसोर्स की वैल्यू है शायद, सिंपल सी बात है ना। अब सेट रिसोर्स क्या करेगा, वो एक अपडेटेबल फंक्शन है, मतलब कि जब जब वो चलेगा तो वो शाहिद को
अपडेट करता रहेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, ऑन क्लिक पे मैंने बोला कि सेट रिसोर्स वाला ही फंक्शन चल जाए। ऑन क्लिक सेट, सॉरी, एक कॉल बैक फंक्शन बना देते हैं, मतलब एक सिंपल सा फंक्शन बना रहा हूँ बच्चों, अनोनिमस फंक्शन। समझ आया ये अनोनिमस फंक्शन है या नहीं समझ आ रहा? हाँ। मतलब कि मैं ऐसे भी लिख सकता था, हेलो ऐसे, पर हम लोग हम्म, इसके अंदर ऑन क्लिक के अंदर ऐसे नहीं लिख सकते, इसलिए मैंने क्या करा, डायरेक्टली एक अनोनिमस फंक्शन ही बना दिया। सिंपल सी बात है। तो मैंने बोला जब हाँ। ऑन क्लिक होगा तो ये वाला फंक्शन चलेगा। इसका नाम देने के लिए जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि इनलाइन हम लोग काम कर रहे हैं। तो मैंने बोला ये वाला फंक्शन चलेगा, पर ये नहीं बताया इस फंक्शन में क्या चलेगा। तो मैंने बोला इस फंक्शन में सेट रिसोर्स, जो कि मेरा क्या है, अपडेट करने वाला फंक्शन है, तो मैंने इस सेट रिसोर्स को इसके अंदर चला दिया ऐसे। ठीक है, और मैंने बोला कि जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो साहिल नाम लिखा जाए, और मैं इस बटन का नाम भी साहिल ही कर देता हूँ जिससे इजी रहेगा। ठीक है, ऐसे ही मैंने क्या बोला, बिल्कुल सेम टू सेम यही फंक्शन इधर भी चलेगा, और यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ, मान लेते हैं राहुल। राहुल, मान लो यहाँ पे मैंने लिख दिया राहुल, और इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे कर दिया पेस्ट, और यहाँ पे मैंने लिख दिया मोहित, और इस बटन का नाम भी दे दिया मोहित। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत यहाँ तक? सिंपल सी बात है। रिसोर्स में बाय डिफॉल्ट साहिल रहेगा, पर अगर साहिल पे क्लिक किया जाएगा तो सेट रिसोर्स में क्या चले जाएगा, साहिल, साहिल। जिसके वजह से रिसोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, साहिल हो जाएगी। सिंपल सी बात है, ये अपडेट करने वाला है और वही वैल्यू यहाँ पे जाएगी। तो मैंने इसके नीचे ही तुम्हारा वो लिख दिया, एक H1, जिससे मुझे अपडेटेबल वैल्यू मिलते रहे। मैंने H1 डाला और इसके अंदर डाल दिया जो भी मेरा रिसोर्स है। ठीक है बच्चों, एक हाँ। बार आ जाते हैं अपने वेब पेज पे। यहाँ पे देखो, एक हमारे पास साहिल बाय डिफॉल्ट लिखा आ रहा है, कोई दिक्कत है हाँ। यहाँ तक? अब नहीं। मैंने जैसे साहिल पे क्लिक करा, यहाँ पे साहिल आ गया, राहुल पे क्लिक करा, यहाँ पे राहुल आ गया, मोहित पे क्लिक करा, यहाँ पे मोहित आ गया। इतने में कोई भी दिक्कत? नहीं भैया। तो ये तो सबको समझ आ गया होगा कि भाई हमने क्या करा, एक यूज स्टेट बना दिया बच्चों वाली चीज़ें, जिसमें हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा, दूसरा एक अपडेटेबल फंक्शन है जिसकी काम आगे आएगी। तो वेरिएबल जब डिक्लेयर करा तो उसको कुछ ना कुछ वैल्यू देनी थी, इसलिए मैंने यूज स्टेट के अंदर एक वैल्यू पास कर दी। ठीक है, उसके बाद जब मैं नीचे गया तो मैंने बोला कि ऑन क्लिक में मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ। अब मैं बाहर फंक्शन बनाने की जगह, देखो बाहर मुझे क्या करना पड़ता, 3 बार फंक्शन बनाने पड़ते, क्योंकि सब में अलग अलग फंक्शन कॉल कर रहा होता। अच्छा, ज़रूरी नहीं है ऐसा ही हो, इन फ्यूचर चीज़ें बदलती चली जाएंगी। ठीक है, तो अभी के नॉलेज के हिसाब से हमें क्या करना पड़ता, ऊपर हमें 3 फंक्शंस बनाने पड़ते। अब 3 फंक्शंस बनाते फिर नीचे लिखते, इससे बढ़िया मैंने क्या करा, यहाँ पे एक अनोनिमस फंक्शन बना दिया, और उसके अंदर मैंने जो मेरा ये अपडेट करने वाला फंक्शन है उसी को चला दिया मैंने इसके अंदर। कोई यहाँ तक दिक्कत आई थी किसी को? नहीं भैया। नहीं आई, बहुत बढ़िया। तो अब हमने इतना तो कर दिया, अब यहाँ पे यूज स्टेट का क्या लेना देना है? तो यहाँ पे है यूज स्टेट का लेना देना। अब देखो, मैं अब तुम्हारे सामने इसके नीचे लगाता हूँ यूज, सॉरी, यूज इफेक्ट का लेना देना। यूज इफेक्ट मैंने इसके नीचे लगाया, और इसके अंदर मैंने अभी जो बात करी थी बच्चों, क्या बात करी थी, अ, एक इसके अंदर कॉल बैक फंक्शन होता है और दूसरा डिपेंडेंसी एरे होता है। तो मैंने अभी इसके अंदर प्रिंट करा दिया, रिएक्ट करके, कुछ भी करके प्रिंट करा देते हैं, हमें बस चेक करना है अभी। तो हम यहाँ पे अपने इस पे चलते हैं, पेज पे, और यहाँ पे देखते हैं क्या कार्रवाई हो रही है। तो यहाँ पे उसने रिएक्ट और रिएक्ट लिखा। हाँ। देखो, अभी मैंने साहिल पे क्लिक करा, फिर से रिएक्ट आया, राहुल पे क्लिक करा तो रिएक्ट चला, मोहित पे क्लिक करा तो रिएक्ट चला, फिर से मैंने साहिल पे क्लिक करा। अब मैं साहिल पे जितनी बार क्लिक करूंगा, राहुल, मोहित, इन सब पे बार बार क्या कर रहा है, वो अपने आप को री रेंडर कर रहा है। कर रहा है नहीं कर रहा? हाँ। अब मैंने क्या करा, मैं चाहता हूँ, अब देखो हमारे पास बहुत सारे बटन हैं, मैं चाहता हूँ कि भाई अगर इन तीनों नाम में से किसी पे भी क्लिक होता है, इसको थोड़ा सा जूम कर लो क्योंकि मेन काम हमारा इसी का है। अगर इन तीनों नाम में से किसी पे भी क्लिक होता है, मतलब चेंजेस तो इन्हीं की वजह से हो रहे हैं ना ये नाम। हम्म। जैसे राहुल पे क्लिक करा तो राहुल आया। मैं चाहता हूँ कि इन तीनों में से किसी पे भी क्लिक होता है, मतलब चेंजेस होते हैं,
तो वो रेंडर करे, मतलब तब उसी टाइम तक चले, उसके अलावा ना चले। ठीक है, हाँ। क्लियर है? तो अब देखो, तो हम लोग क्या करेंगे अब। कहाँ गए? कहाँ गए हम, ये रहे। ठीक है, तो हमने बोला था कि एक हमारा कॉल बैक फंक्शन था जो कि ये दिख रहा है। ठीक है, दूसरा हमारा क्या रहेगा बच्चों, डिपेंडेंसी एरे। देखो ये देखो यहाँ पे खुद ही बता देता है डिपेंडेंसी लिस्ट। तो मैंने यहाँ पे बता दिया वो डिपेंड किस पे होगा, रिसोर्स पे। अगर मैंने इसके अंदर डाल दिया है रिसोर्स को, तो अब देखो मैंने यहाँ पे एक बार रिफ्रेश कर देते ताकि हमें दिखे, रिएक्ट रिएक्ट एक बार तो वो प्रिंट हो गया। अब मैंने जब साहिल पे क्लिक करा तब यहाँ पे रिएक्ट चला, राहुल पे क्लिक करा तब रिएक्ट चला, मोहित पे क्लिक करा तो रिएक्ट चला। अब मैं मोहित मोहित पे क्लिक करूंगा तो रिएक्ट नहीं चलेगा। समझे बात? थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा देखो। लेकिन आ तो तीनों में रिसोर्सेज नहीं रहे हाँ हैं। अभी देखो, मैंने लिख दिया यहाँ पे रिएक्ट चेंज, और इसके ऊपर वाले पे डाल देता हूँ मैं रिएक्ट। ठीक है, अभी तुम्हें समझ आ जाएगा। एक पे हमने डाल दिया रिएक्ट चेंज और एक पे हमने डाल दिया रिएक्ट। अब मैं अगर यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ इसे, तो देखो रिएक्ट और रिएक्ट चेंज दोनों आ रहा है। मैंने साहिल पे क्लिक करा तो रिएक्ट रिएक्ट चेंज, मोहित रिएक्ट चेंज। ठीक है, और यहाँ पे मोहित। अब देखो अगर मैं मोहित पे क्लिक कर रहा हूँ तो रिएक्ट आ गया पर रिएक्ट चेंज नहीं आया। क्यों? क्योंकि ये तो वैल्यू चेंज ही नहीं हुई ना, ये वाली। समझे? अभी आई बात समझ में? अब देखो मैं अगर इंक्रीमेंट दबा रहा हूँ तो रिएक्ट चेंज नहीं चल रहा, बस रिएक्ट रिएक्ट चल रहा है। रीजन इज दिस, वो डिपेंड हो चुका है इस वैल्यू पे। अगर ये वैल्यू चेंज होगी तभी मेरा पेज मतलब यूज इफेक्ट क्या करेगा, अपने आप में बिहेव करेगा, अदरवाइज वो बिहेव नहीं करेगा। समझे बात को? दोबारा देखो, हमने क्या बात करी कि भाई, अच्छा थोड़ा रिएक्ट रिएक्ट चेंज ऐसे, मैं चाहता हूँ यहाँ पे हेलो रिएक्ट लिख देते हैं। ठीक है, हेलो रिएक्ट क्या है, हमारा यूज इफेक्ट के बाहर है। इसका मतलब जो भी कुछ भी इफेक्ट अगर हमारी वेबसाइट पे पड़ता है तो हेलो रिएक्ट प्रिंट होगा ही होगा। समझे? पर हाँ। हमने एक यूज इफेक्ट बनाया जिसमें लिख दिया रिएक्ट चेंज। रिएक्ट चेंज कब प्रिंट होगा? जब रिसोर्स की वैल्यू चेंज होगी, अदरवाइज वो नहीं प्रिंट होगा। तो चलो देख लेते हैं एक बार इसी बात को। अभी हमारे सामने क्या आ रहा है, हेलो रिएक्ट भी लिखा आ रहा है, रिएक्ट चेंज भी लिखा आ रहा है, क्योंकि हाँ। ये हमारा पहली बार वेबसाइट माउंट हुआ है। ठीक है, अब मैंने क्या करा, साहिल पे क्लिक करा। इसका मतलब क्या हुआ, मेरा रिएक्ट चेंज हुआ, मतलब हाँ। कि यहाँ पे रिसोर्स का वैल्यू चेंज हुआ। मैंने मोहित पे क्लिक करा तो भी मेरा रिसोर्स का वैल्यू चेंज हुआ, तो भी रिएक्ट चेंज आया। पर अगर मैं इंक्रीमेंट पे क्लिक कर रहा हूँ तब मेरा रिएक्ट रिसोर्स का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा। इसलिए वो क्या कर रहा है, हेलो रिएक्ट प्रिंट करा रहा है, क्योंकि हेलो रिएक्ट कहाँ है, यूज इफेक्ट के बाहर। समझे बात को अब? हाँ भैया। अब समझ आया हाँ भैया। कि अगर कोई वैल्यू हम लोग ऐसी रख के छोड़ देते हैं ना, और जैसे ये इसमें भी हमारे बार बार रेंडर हो रहे होंगे। अभी वो तुम्हें इम्पैक्ट दिखा नहीं है, वो जब लार्ज स्केल पे प्रोजेक्ट्स बनते हैं तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है, क्योंकि वेबसाइट स्लो हो रही होती है उस टाइम। तो अब हमारे पास समझ आया कि जब भी कोई वेबसाइट पे साइड इफेक्ट होगा तो हम एक तरीके से डिपेंड करवा सकते हैं कि भाई अगर ये चेंज हुआ ना तभी आप री रेंडर करो, अदरवाइज री रेंडर मत करना। समझे बात को? हाँ तो भैया। यूज इफेक्ट वर्क ऑन अ साइड इफेक्ट, सिंपल सी बात याद रखना कि जब कभी वेबसाइट पे साइड इफेक्ट होगा तभी यूज इफेक्ट चल जाएगा। समझ गए बात को? हम्म। तो अब यही चीज हम लोग, इतना समझ आया ना? हाँ अब हम भैया। लोग एक डेटा फैच करके देखते हैं। हाँ चलो डेटा फैच कर लेते हैं एक बार फटाक से। चलो अपन वो जो पुराना वाला हमने बचपन में पढ़ाई करी थी, जेसन प्लेस होल्डर से ही डेटा लेके आएंगे। मान लेता हूँ मैं यूज़र लेके आता हूँ, टू डू लेके आता हूँ और पोस्ट लेके आता हूँ। ठीक है, हाँ। तो पहले तो हम लोग यूज़र लेके आ रहे थे, तो मैंने सिंपल इसको कॉपी कर लिया, और थोड़ा सा इसके कोड को भी कॉपी कर लेना, इतना टाइम नहीं, हम लोग फैच वैच लिखेंगे ये वाला। तो मैं डायरेक्टली इसको कॉपी करा और अपने यहाँ पे जाके
रख दिया। अच्छा अब एक बात बताओ, जो मैं जेसन प्लेस होल्डर का डेटा रखूंगा वो मैं कहाँ रखूंगा? यूज इफेक्ट के बाहर रखूंगा या यूज इफेक्ट के अंदर रखूंगा? यूज इफेक्ट के बाहर रखेंगे। देखो बाहर रखूंगा तो बार बार वो डेटा लोड होगा, वेबसाइट स्लो होगा मेरा, मतलब हर क्लिक पे क्या होगा, मेरा ये वाला रिपीट फैच होगा। मेथड चलेगा और हर क्लिक पे ये अपने आप को प्रिंट करता रहेगा, जिसके वजह से डेटा मतलब मेरा वेब पे स्लो होगा। देखो जाहिर सी बात है, अब ये कंसोल करवा रहा है ना हमें, तो अगर मैं हाँ ये क्लिक करूँ वो क्लिक करूँ तो हर बार ये लोड हो रहा है, देख रहे हो? हर बार हाँ मेरे सामने कंसोल होते ही जा रहा है। अब तुम भी देख लो, तुम्हारा वेब पे स्लो होना ही होना है। देखो कितनी बार प्रिंट हुआ है, समझे? हाँ, तो मतलब अंदर रखेंगे। इसलिए हम लोग इसको रख देंगे यूज इफेक्ट के अंदर। तो यूज इफेक्ट के अंदर रखा क्यों? क्योंकि हमने बोला कि भाई जब रिसोर्स की वैल्यू चेंज होगी ना, तभी तुम इसको कंसोल कराना, अदरवाइज कंसोल मत नहीं कराना। कर। तो एक बार देख लेते हैं। पहले रिफ्रेश कर देते हैं एक बार। तो देखो हमारे पास डेटा आ गया। हम्म। अब मैं इंक्रीमेंट दबा रहा हूँ तो ये रेंडर नहीं कर रहा। पर अगर मैं राहुल पे क्लिक करता हूँ तो उसने एक बार रेंडर किया, मोहित पे क्लिक करा तो रेंडर किया, साहिल पे क्लिक करा तो रेंडर किया, समझे? अब वो हाँ भैया। तभी रेंडर करेगा, वो मतलब डिपेंड हो चुका है रिसोर्स के ऊपर, मतलब इसके ऊपर डिपेंड हो चुका है। तो जब तक इस पे अब कोई चेंजेस नहीं होंगे तब तक वो अपने आप को रेंडर नहीं करेगा। ठीक है, हाँ। क्लियर है ये बात? हाँ तो भैया। अब मैं ऐसा करता हूँ कि मैं जो डेटा दिखा रहा हूँ ना, वो डेटा मैं यही वाला प्रिंट करवाता हूँ। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अभी जेसन का डेटा इसके अंदर आ रहा है ना बच्चों? हाँ भैया। तो अब मैं इसके अंदर, अच्छा एक बात बताओ, वैल्यू इसके वजह से अपडेट हो रही है ना? हाँ। ठीक है। तो अभी हम लोग थोड़ा सा एडवांस में चलते हैं। हमने एक और यूज इफेक्ट बनाया है ताकि हम लोग डेटा स्टोर करा सके। अच्छा, उससे पहले हम लोग थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि अब मुझे चाहिए डायनेमिक डेटा। कि अगर मान लो मैंने यहाँ पे नाम दे दिया, मुझे यहाँ से क्या क्या लेके आना था? इस जगह से मुझे, इस जगह से चाहिए था बच्चों यूज़र और एल्बम और पोस्ट, ये तीन चाहिए था, यूज़र्स, एल्बम्स और पोस्ट। पोस्ट, ये तीन चीज़ें चाहिए थी हमें। हाँ। तो अब एक चीज़ बताओ भाई, अगर यहाँ पे मोहित पे क्लिक करने पे मोहित आ रहा है और राहुल पे क्लिक करने पे राहुल आ रहा है, क्योंकि मैंने क्या करा है, इस फंक्शन के अंदर वो फिट कर दिया है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि यूज़र्स, हाँ। मतलब बटन अभी बना रहा हूँ, बटन हम किसी भी नाम से बना सकते हैं, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एल्बम्स, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं व्लॉग्स। व्लॉग्स था, पोस्ट था, पोस्ट्स। पोस्ट था। ठीक है। और इसके अंदर भी मैं वही चीज़ डिफाइन कर देता हूँ। मैंने लिख दिया यूज़र्स, एल्बम्स, पोस्ट्स। ठीक है, ये तीन चीज़ें हाँ। मैं डिफाइन कर चुका हूँ मैं। और मैं इसको ना हाँ। जाके डायनेमिकली एक्सेस कर देता हूँ। वो हमने पढ़ा था बचपन में, टेम्पलेट लिटलर्स और बैकटिक्स। तो मैंने यहाँ पे बैकटिक्स लगा दिए ताकि मैं इसके बीच में क्या बता सकूँ। देखो डॉलर कर्ली ब्रेसेस, मैंने बता दिया जो भी मेरा रिसोर्स का डेटा होगा वो इसके अंदर सेट हो जाए। तो एक बार आप कंसोल में जाके देख लेते क्या हो रहा है हमारे सामने। तो देखो बाय डिफ़ॉल्ट शाहिद है, तो वो ऐसा कोई भी डेटा फैच नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि देखो आखिरी में शाहिद लग रहा है और शाहिद में कोई डेटा आना ही नहीं है, इसलिए। ठीक है। तो पर जैसे ही मैं यूज़र पे क्लिक करता हूँ मेरे सामने एक डेटा आ गया। मैंने जैसे ही एल्बम पे क्लिक करा मेरे सामने एक और डेटा आया, मतलब 100 का डेटा आया। मैंने पोस्ट पे क्लिक करा तो मेरे सामने फिर से डेटा आया। दिखा फ़र्क? पर मैं हाँ। अगर इंक्रीमेंट में दबाऊंगा तो मेरे सामने कोई डेटा नहीं आने का, क्योंकि यूज इफेक्ट के अंदर है। चलो अब हम इसको यहाँ पे कैसे दिखाएंगे? बड़ी बात ये है ना, यहाँ पे दिखाना। हाँ। अच्छा थोड़ी देर के लिए ना मैं यहाँ से ग्रिड वगैरह हटा रहा हूँ या फ्लैक्स वगैरह हटा रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत दिक्कत दे रहे हैं मेरे को एक लाइन में रह के। चलो ठीक है, क्लियर है? अब देखो, अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं यूज़र पे क्लिक करूँ तो ये यहाँ पे यूज़र का डेटा है। तो अब एक और यूज़ इफेक्ट बनाते, यूज़ स्टेट बनाते। मैंने करा कॉन्स्ट, मैंने बोल दिया इसका नाम दे दिया डेटा, हम्म। और कॉमा लगाया। दूसरा क्या होगा मेरे पास, सेट शॉर्ट। डेटा, हम्म। और मैंने बोला यूज़ स्टेट। ठीक है।
हाँ अच्छा, इसके अंदर तो मुझे अभी पता ही नहीं है ना मेरे एपीआई से डेटा कौन सा आएगा बच्चों, इसमें मुझे तो पता ही नहीं है। अभी तो मैंने तुम्हें दिखा दिया कि भाई ये 10 डेटा दे रहा है, ये 100 डेटा दे रहा है, पर एक्चुअल में मुझे नहीं पता ना कितना डेटा आएगा, क्या आएगा। तो हाँ। यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ तो वैल्यू देनी है। तो मैंने एक तो खाली एरे जीरो। दे दिया। जीरो अच्छा। नहीं बच्चे, एरे में डेटा आएगा ना, तो इसलिए हमने पहले ही खाली एरे डिफाइन कर दिया। ओके। समझे? तो हम्म। हमने एक खाली एरे दे दिया। हम्म। अब मैं क्या बोलूँगा कि मैं अपने आइटम को यहाँ पे यहाँ पे कहीं पे प्रिंट कराना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे प्रिंट कराना है, ठीक है। हाँ। अब भाई प्रिंट कैसे होगा? पहली बात तो हमारे पास जो डेटा आ रहा है वो किस में आ रहा है, कहाँ गया? एक एरे की फॉर्मेट में आ रहा है, नहीं आ रहा? यहाँ पे देखो, एरे है ये। हाँ। और मैंने बहुत पहले ही बताया था एरे में क्या लगा देंगे हम लोग, मैप मेथड, ताकि वो बार बार लूप की तरह यूज ना करे, फॉर ईच की तरह, ठीक है। हाँ। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया हाँ। ऐसे एक, लिख देते हैं सिंपल प्री टैग में लिख देते हैं। प्री टैग इसलिए लगा रहा हूँ बच्चों क्योंकि जैसा हम लोग लिखेंगे वैसा ही वो प्रिंट करेगा, अदरवाइज मुझे यहाँ पे डिजाइनिंग करनी पड़ जाएगी, ठीक है। तो मैंने इसके अंदर बोल दिया कि जो भी मेरे पास आइटम होगा ना, मतलब सॉरी डेटा होगा, हाँ। डेटा में क्या लग जाएगा, डॉट। अच्छा, इसको थोड़ी देर बाद समझना, तुम लोगों को मुझे पता है नहीं समझ आ रहा होगा, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी चीज़ें पढ़ ली हमने। अभी देखो मैं तुम्हारे सामने लॉक करता हूँ डेटा को, तुम्हारे सामने मैंने लॉक किया डेटा, सिंपल सी बात है। अभी देखो तुम्हारे सामने क्या मिलेगा तुम्हें, एक खाली एरे, खाली एरे मिल रहा है हाँ। ना, क्योंकि जो मेरे हाँ। डेटा की वैल्यू होगी वो क्या होगी, ये हमने वहाँ खाली पे एरे के बराबर है ना। हाँ। अब मैं अगर हम्म। सेट डेटा को देखूं तो क्या आएगा मेरे हम्म। सामने, मेरे सामने एक पूरा फंक्शन बना रहा है, क्योंकि सेट डेटा के अंदर अभी कुछ है नहीं, ठीक है। हम्म। तो मैंने यहाँ पे हाँ। बोला कि डेटा तो मुझे यही दे रहा है ना, जेसन। हाँ। तो मैंने यहाँ पे बोल दिया कि सेट डेटा डॉट। मेरा किसके बराबर हो जाएगा, जेसन के बराबर हो जाएगा, हम्म। है ना। अब एक बार हाँ। देख लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं, यूज़र में गए। अच्छा अच्छा, सॉरी बच्चों सॉरी, इसको हम लोग थोड़ा सा इसके अंदर डालते हैं। अब एक बार चेकआउट करते हैं, तो पोस्ट, सॉरी सॉरी, डेटा, क्योंकि सेट डेटा में तुम्हें कभी डेटा ही नहीं दिखेगा, वो हमेशा फंक्शन है। अब देखो बाय डिफ़ॉल्ट क्या आ रहा है, खाली एरे, पर जैसे हाँ। यूज़र पे क्लिक हुआ डेटा के अंदर एरे आना स्टार्ट होगा, ठीक है। अभी वो एरे इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हमने स्ट्रिंगीफाई नहीं किया। स्ट्रिंगीफाई क्या होता है वो भी बात करेंगे। जैसे किसी भी डेटा को हमें रिटर्न कराने के लिए क्या चाहिए होता है, जेसन लिखना पड़ता है हाँ। ना, कि भाई हम्म। हमें दिखे एक्चुअल। वैसे हम्म। जेसन को हमें एचटीएमएल में कराने के लिए स्ट्रिंगीफाई करना पड़ता है। बात ओके। समझे? हम्म। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो भी मेरा एरे आ रहा है, जो इसके अंदर एरे आ रहा है, उसको मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा, ठीक है। हाँ। अब कैसे कराएंगे देख लेते हैं। मैंने इसको पहले तो करा अनकमेंट, मैंने बोला जो भी मेरे पास डेटा है, क्योंकि देखो डेटा के पास एक खाली एरे है, हम्म। सेट डेटा के वजह से, सेट डेटा में जो जेसन जा रहा है उसके वजह से डेटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो भी उसके अंदर जाएगा वो बढ़ जाएगा। हाँ। तो हम यहाँ पे पहले ही लगा देंगे मैप, ठीक है। मैप में हमने क्या बोल दिया, इसके अंदर क्या आता है, एक कॉलबैक फंक्शन, हाँ। और मैंने स्टार्टिंग में बोला है कि अगर सिंगल एलिमेंट कर रहे हो तो लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो हमने फ़िलहाल के लिए लिख दिया आइटम, मतलब डेटा किसके बराबर होगा, किसी आइटम के बराबर होगा। और यहाँ पे हम बोल देते हैं अ, क्या बोल दूँ बच्चों में, इसके अंदर डाल देता हूँ H1, और यहाँ पे डाल देते हैं आइटम, ठीक है। अच्छा देखो अभी जो एरर आई थी वो दोबारा आएगी, क्योंकि हमने यहाँ पे स्ट्रिंगीफाई नहीं किया,
क्योंकि जेसन में डेटा तो आ रहा है पर जेसन से हमने कन्वर्ट नहीं किया अभी। तो यहाँ पे जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई, इसके अंदर हम लोग क्या डाल देंगे, आइटम को। ठीक है, एक बार चेकआउट कर लेते हैं। डेटा डॉट मैप इज़ नॉट अ फंक्शन। अच्छा मैप। डेटा डॉट मैप इज़ नॉट अ फंक्शन क्यों आ रहा है, ये तो प्रॉब्लम की बात हो गई। अच्छा अच्छा, क्योंकि देखो बच्चों बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे शायद है ना, तो उसमें कोई डेटा नहीं आ रहा होगा, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ यूज़र्स। अब एक बार चेक कर लेते हैं कि ये देखो हाँ बाय डिफ़ॉल्ट हमारे सामने एक डेटा आ रहा है। क्योंकि उस हाँ। टाइम क्या था कि तुम्हें भी यहाँ पे दिख रहा होगा कि शाहिद के वजह से तो वैसे भी एरर आ ही रही थी पहले। ठीक है, हम्म, तो अब रेंडर कराते टाइम उसने पहले ही बता दिया कि भाई ये ऐसा एरर आपको मिलेगा। ठीक है, अच्छा हाँ, एरर एंटरिंग भी सीखेंगे कि कल को अगर डेटा ना हो तो नो आइटम्स दिखाए ऐसा कुछ। तो अभी तुम यूज़ इफेक्ट पे ध्यान दो। अब मेन तुम्हें दिखेगा कि यूज़ इफेक्ट का यूज़ क्या हो रहा है, कि अगर कल को ये डेटा चले जाता है बाहर, हाँ ऐसा कुछ। ठीक है, हाँ। तो इंक्रीमेंट होगा यूज़र, ये सारी चीज़ें, ये देखो ऐसे दिक्कत आएगी। वो बार बार रेंडर करते ही जा रहा है कंटिन्यूसली, ये देख रहे हो ऊपर यहाँ पे नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। तो भैया ये तो एक लूप की तरह हुआ। हाँ, क्योंकि उसे अब रुकना ही नहीं है, क्योंकि वो कंटिन्यूसली रेंडर करता ही चले जाएगा। समझे? हाँ देखो देखो, ऐसा होता है। पर यूज़ इफेक्ट में ये चीज़ें नहीं होती, क्योंकि उसे पता है कि कब उसे रेंडर होना है और कब रेंडर नहीं होना है। इसको एक बार रिफ्रेश कर देते हैं हम लोग आराम से। हमारे पास डेटा आ रहा है, जैसे ही मैंने हाँ। एल्बम पे क्लिक करा, एल्बम का देखो एक बार रेंडर हुआ ख़त्म हो गया। पोस्ट पे क्लिक करा, एक बार रेंडर हुआ ख़त्म हो गया। देखो 16 पेज उसने जितने भी प्रिंट करने थे उतने मैसेजेस प्रिंट कर दिए कंसोल की वजह से। पर अगर मैंने तुम्हारे सामने अभी दिखाया यूज़ इफेक्ट के बाहर रखा था, तो वो मल्टीपल टाइम रेंडर करता ही चले जाएगा उसे। मतलब कि अगर कोई बंदा उस टाइम पे इंक्रीमेंट पे भी क्लिक करता तो भी ये चीज़ें बदलना स्टार्ट होती। समझे? हाँ भैया, भैया एक डाउट था। हाँ अगर इसमें से हमें एक आईडी या फिर नेम चाहिए, बट पर्टिकुलर एक वर्ड चाहिए, टेक्स्ट चाहिए, हाँ, वो कैसे आएगा? तो वो तो सिंपल है ना बच्चे, यहाँ पे आइटम्स में हमें बहुत सारी चीज़ें मिल रही है हाँ। ना। तो आइटम से बस मैंने आईडी ले ली मान लेते हैं, हाँ। तो बस आईडी आईडी निकल के आएगी। लो, अच्छा ठीक है भैया। समझे? अब हम्म, सबकी बस आईडीज ही मिलेगी मुझे, अब नेम वगैरह नहीं मिलेगा। समझे? हाँ। क्लियर है? हाँ भैया। तो अभी समझ आया यूज़ इफेक्ट का एक्चुअल यूज़, कि अगर वेबसाइट पे कोई भी साइड इफेक्ट हो तो वेबसाइट तो अपने आप को री रेंडर करेगा, पर यूज़ इफेक्ट उसको कम कर देता है। कम क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है किसी एक पर डिपेंड होके, कि अगर इसमें चेंजेस हुए तभी यूज़ इफेक्ट चलेगा, तभी वो चीज़ें रेंडर होगी। अगर उसमें चेंजेस नहीं हुए तो वो कुछ नहीं करेगा। समझे बात को? हाँ भैया। क्लियर है इतनी बात? हम्म, नहीं होगी क्लियर, मुझे पता है। यूज़ इफेक्ट तो मुझे समझने में 1.5 महीना लगा था। ठीक है, हाँ। चलो, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ये तुम्हारे लिए बहुत है, मैं एक्सियोस वगैरह नहीं पढ़ा रहा। तो तुम इसी की प्रैक्टिस करना, यूज़ इफेक्ट की, जितना हो सके। ठीक है क्योंकि भैया। बार बार हर बार कोई भी प्रोजेक्ट हम बनाएंगे, यूज़ स्टेट और यूज़ इफेक्ट तो एक तरीके से समझो कि इसके बिना तो कोई प्रोजेक्ट होता ही नहीं है कभी, हमेशा ही चलेंगे। हम्म, ठीक है, ठीक है क्लियर है? भैया। हाँ भैया, एक क्वेश्चन था। भैया उस दिन जो मैंने आपको वो टर्मिनल टर्मिनल वाला वो डाउट बताया था, जो वो प्रिंट आउट नहीं हो रहा था, हम्म, मतलब इंस्टॉल नहीं हो रहा था रिएक्ट, हाँ हाँ। तो उसमें आपने कुछ प्रॉब्लम बताई थी, जो एक प्रॉब्लम है, वो क्या प्रॉब्लम थी? अब ऐसा कोई इशू आए ना तो मुझे एक बार फ़ोटो खींच के ही मुझे मैसेज कर देना, मैं उसी टाइम पे सॉल्यूशन दे दूंगा। ओके। क्योंकि टर्मिनल में बहुत ज़्यादा अलग अलग टाइप के इशू आते हैं, कभी कभी सिक्योरिटी बाईपास नहीं होता, कभी कभी पॉलिसी एग्जीक्यूशन नहीं हो पाती, तो बहुत सारे एरर्स होते हैं। तो वो उस टाइम पे डिपेंड करता है कि तुम्हारे पास कौन सा एरर आ रहा है। ओके। ठीक है, चलो बच्चों। गुड नाइट भैया।